नमस्कार साथियों, वैसे तो हमारे देश के अंदर हमारे देश की सरकार का नारा है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी कि भारत की सरकार और भारत के नागरिकों के लिए और भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उनके लिए वह वस्तु जो आवश्यक हो वह भारत में ही निर्मित हो। यह हमारी मोदी सरकार का नारा है, आत्मनिर्भर नारा। यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार का ये नारा किसी भी काम का नारा नहीं है। यह नारा भारत के उन नागरिकों के लिए है, वो नागरिक जो निचले तबके के हैं, वह अपने आप को ये समझ रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ को नारा ही आत्मनिर्भर नारा है। चलो मान लेते हैं हम इस चीज को। हमारे देश के अंदर वह प्रोडक्ट सब उपलब्ध हो जो हमें चाहिए, लेकिन वह भारत की सरकार के लिए क्यों नहीं। भारत की सरकार ने आज ही 7 अक्टूबर को जापान के साथ एक समझौता करार किया है, साइबर सुरक्षा समझौता। तो हम सबसे पहले इस चीज पर फोकस करेंगे कि जापान के साथ अब तक हमारी सरकार के कितने समझौते हुए हैं और वर्तमान में कितने समझौते चल रहे हैं। तो पहला जो समझौता है वह मनमोहन सिंह सरकार के काल में हुआ था। वह समझौता है सामाजिक सुरक्षा समझौता। 16 नवंबर 2012 को यह समझौता शुरू हुआ था मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। फिर उसके बाद में 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार तो सत्ता में नहीं रही और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई। तो उन्होंने एसएसए यानी कि सामाजिक सुरक्षा समझौता जो है उसके अनुच्छेद 28 के तहत सामाजिक सुरक्षा समझौते क्रियान्वयन करने के बाद में उसे दोबारा रिन्यू कर दिया। और जापान एक पहला देश नहीं है जिसके साथ हमारा सामाजिक सुरक्षा समझौता है। ऐसे कई देश हैं जिनके साथ हमारा सामाजिक सुरक्षा समझौता है। मैं आपको उन देशों की लिस्ट बताता हूँ। बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, हंगरी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। यह जापान से 15 कंट्री हैं जिनके साथ भारत का सुरक्षा समझौता है। फिर दूसरा समझौता 10 सितंबर 2020। यह समझौता दोनों देशों के एक दूसरे की सेनाओं, सैन्य बलों, सेवाओं एवं हथियारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि भारत सरकार का रक्षा समझौता। और भारत की सरकार ने पहले से ही 5 अन्य देशों के साथ में रक्षा समझौते किए हुए हैं। वैसे तो एक जमाना ऐसा था सिर्फ हम रूस के साथ ही रक्षा समझौता किया करते थे। 1971 के युद्ध में आपने देखा होगा अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए आया था और रूस भारत की तरफ से, क्योंकि बड़े बड़े जो कंट्रीज होते हैं वही इनका धंधा होता है, इनका कोई और धंधा नहीं होता। आप जानते हो जैसे कि आज सिटी के अंदर एक अंडरवर्ल्ड डॉन जो आपको सुरक्षा प्रदान करता है उसके बदले अच्छी खासी मोटी रकम लेता है।
हमारे देश के अंदर डिफेंस, पुलिस, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां होने के बावजूद भी हम अंडरवर्ल्ड दोनों को डोनेशन देते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्राप्त करते हैं हम उनसे। तो ऐसे ही हमारे भारत की सरकार दूसरों से सुरक्षा प्राप्त करती है। वह 6 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज पहले से हैं और छठा जापान है, जिसके साथ समझौता 10 सितंबर 2020 को हुआ है। और वो कंट्रीज कौन कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 कंट्री तो ऐसी जिनके साथ पहले से ही समझौता है, सुरक्षा समझौता, सैन्य सुरक्षा समझौता। अब 10 सितंबर 2020 को यह समझौता जापान के साथ भी कर दिया गया। अब तीसरा समझौता जापान के साथ जो आज ही भारत की सरकार ने किया है, और इसका खुलासा विदेश मंत्री एस जयशंकर के ट्विटर हैंडल अकाउंट के ट्वीट से दिया जाता है। यह सुरक्षा समझौता जो तोशिमित्सु मोतेगी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में हुआ है, यह उभरती प्रौद्योगिकी में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर स्पेस और संचार नेटवर्क में सुरक्षा देगा। यानी कि वह 100 एप्लीकेशन, वह 100 ऐप्स जो भारत की सरकार ने प्रतिबंधित किए थे, वे ऐप्स जो चीन के थे, यानी कि चीनी ऐप्स भारत के अंदर जो चल रहे थे, उन ऐप्स को जो बैन किया गया है, उनके भय से, यानी कि वो ऐप्स कहीं हमारे देश के साइबर जो डाटा है उसको चोरी करके कहीं हमारी सुरक्षा में सेंध ना लगाए, इसलिए जापान सरकार के साथ भारत की सरकार ने साइबर सुरक्षा समझौता किया है। अब आप सोचिए, हमारे देश के अंदर हमारे देश की सरकार हमेशा कहती कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन चलो हम तो आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे देश की सरकार आत्मनिर्भर कब बनेगी? ये 3 समझौते तो वह हैं जो खुलासा हैं, और तीसरा समझौता तो आज ही हुआ है और आज ही कैबिनेट नोट जारी हुआ है। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं छोटी सी। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चल रही है। आप सोचते होंगे कि हम जो सुरक्षा बीमा योजना का पैसा कटाते हैं 12 रुपये या 329 रुपये या 330 रुपये, वो पैसा आखिरकार जाता कहाँ है, और यह खाता हर उस बैंक में क्यों खुल जाता है जहां हमारा खाता है, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे LIC हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। कई बार इस बात को लोग सोचते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह भी एक ऐसे से समझौता है? यानी कि यह दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये जापान की उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जिनका किसी भी मीडिया में इसका जिक्र नहीं है। हमारे देश के बैंकिंग क्षेत्र जहां हम ये बीमा कराते हैं, वह सिर्फ अपनी सेवा का शुल्क लेती हैं, बाकी जो पैसा बचता है वह उन्हीं कंपनियों को ट्रांसफर हो जाता है जिन कंपनियों में हम बीमा कराते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, और आप अपनी जिस बैंक से बीमा कराते हैं, आप कभी उससे पूछना कि सर जो हम बीमा करा रहे हैं, ये बीमा कौन सी बैंकिंग कंपनी या LIC या कौन सी संस्था है जो हमारा बीमा करती है? आपको कोई नहीं बताएगा। ये वही जापानी कंपनीज हैं जो हमारा बीमा करती है।
भारत की सरकार कई तरह के समझौते करती है। अभी आपने देखा होगा कि डिजिटलाइजेशन में जो हमारे देश के अंदर डिजिटलीकरण बढ़ा है, तो उसमें भी साइबर हमलों ने होने की काफ़ी आशंका है। और ऐसी आशंकाओं से भारत सरकार ने सचेत भी किया है। और सचेत के साथ साथ HDFC या एक विदेशी बीमा कंपनी द्वारा भारत की सरकार ने एक जो नेटवर्क उपभोक्ता हैं, जो नेट चलाते हैं, उनकी साइबर सुरक्षा के लिए बीमा करवाने के लिए आह्वान किया है कि आप उन बीमा कंपनियों से बीमा कराइए और साइबर हमले से बचिए, सुरक्षित सर्फिंग करिए, यानी कि आपके डाटा को कोई चोरी नहीं कर सकता। यह एक आदमी के मन में भ्रम बैठा दिया जाता है। चलो, इस बात से हमें कोई इत्तेफाक नहीं है कि कौन सुरक्षा बीमा योजना कर रहा है, कौन दुर्घटना बीमा कर रहा है, ये तो सभी को पता है इस चीज़ का। लेकिन हम मुख्य चीज़ इस पर आते हैं, क्या हमारे भारत के देश के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हमारे देश के मतलब क्या नेटवर्क को साइबर सुरक्षा दे सके। जहां हमारी सरकार एक तरफ आत्मनिर्भर बनने का दावा करे और दूसरी तरफ समझौते में ही हमारा पैसा जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा देश का आत्मनिर्भर बन रहा है, तो आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ना ही चाहिए।